हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग सैंधो सभ्यता का अध्ययन कर रहे हैं, हमारी जो क्लास चल रही है इस समय, हम सिंधु नदी घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग यहाँ पर अपने अध्ययन को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, हम लोग जो हमारा इस समय टॉपिक चल रहा है वो है सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर। हम लोग नगरों के बारे में पढ़ रहे हैं, नगरों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, नगरों से क्या क्या साक्ष्य मिल रहे हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी ले रहे हैं। हम लोगों ने हड़प्पा नगर के बारे में पढ़ा, उसकी विशेषता, वह नगर कैसे दो भागों में विभाजित था, वहाँ से क्या क्या सामग्री मिली है, उसका क्षेत्रफल, उसकी खोज किसने किया, इसके बारे में हमने पढ़ा। मोहनजोदड़ो नगर के बारे में हम लोग पढ़े, कालीबंगा नगर के बारे में हम लोग पढ़े। इसी क्रम में आज हम लोग लोथल जो नगर था उसके बारे में पढ़ेंगे। लोथल सिंधु सभ्यता का बहुत ही प्रसिद्ध नगरों में से था, क्योंकि मेरे बच्चों यह जो नगर था वह समुद्री व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। समुद्री व्यापार का केंद्र था। मेसोपोटामिया और मिस्र में के साथ जो सैंधो सभ्यता का व्यापार होता था इसी लोथल बंदरगाह से होता था। इसीलिए लोथल का जो नाम था उसे पत्तन नगर भी कहते थे। बड़ा महत्वपूर्ण है, हम इसके एक एक फैक्ट का अध्ययन करेंगे। देखिए, आपके संस्थान में इस समय जो आपकी इतिहास का क्लास चल रहा है उसमें एक एक लाइन आपका परीक्षा के प्रश्न है। ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए, नोट करिए, कापी कलम लेके बैठिए। कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो आप प्रश्नों को पूछिए, क्लास में उसका समाधान कर दिया जाएगा। ठीक, देखिए, जो लोथल है मेरे बच्चों वह गुजरात प्रांत के अहमदाबाद जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात प्रांत के अहमदाबाद जिले में स्थित है। और वह किस नदी के तट पे है? भोगवा नदी के तट पे स्थित है। ठीक, देखिए, पहला प्रश्न यहीं से बना, परीक्षा में पूछा जाएगा कि लोथल किस नदी के तट पे स्थित है। तो लोथल भोगवा नदी के तट पे स्थित है, गुजरात प्रांत में स्थित है और गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। अगला पॉइंट यह समुद्री व्यापार का एक प्रसिद्ध केंद्र था, एक बड़ा केंद्र था। यहां से सैंधोवासी समुद्री व्यापार अपने समकालीन अन्य सभ्यताओं के साथ करते थे, मुख्य रूप से मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ और मिस्र की सभ्यता के साथ। ठीक, देखिए, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, लोथल का यदि आप अध्ययन करिए, लोथल से जो सामग्री मिलती है वह बहुत कुछ सामग्री मोहनजोदड़ो और वैसा ही सामग्री मोहनजोदड़ो से भी मिलती है, उसी प्रकार की सामग्री हड़प्पा से भी मिलती है। इसी प्रकार मेरे बच्चों, लोथल का जो अन्य नाम था वह क्या था? लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो। लोथल को अन्य नामों से भी संबोधित करते थे, लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो। इसका एक अन्य नाम था मुर्दों का नगर। तो तीन इसके नाम हुए, लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो और मुर्दों का नगर। महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा आता है परीक्षा में, भारत का कौन सा स्थान, सैंधो नदी घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान लघु हड़प्पा कहलाता है, या सैंधो नदी घाटी सभ्यता के किस स्थान को लघु मोहनजोदड़ो की संज्ञा दी जाती है, या हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा स्थान है जिसे मुर्दों का नगर कह के संबोधित करते हैं। तो यह कौन सा स्थान है लोथल। ठीक, अगला हमारा जो है, देखिए ये पत्तन नगर हो गया। अब देखिए, इसका खोज किसने किया था? इसका खोज हुई थी 1954 ईस्वी में एस.आर. राव महोदय ने इसका खोज किया था, और इसके खुदाई के नेतृत्वकर्ता भी इन्हीं के नेतृत्व में लोथल की खुदाई की गई थी, जिससे अनेक सामग्री मिलती है। ठीक, अगला जो हमारा फैक्ट है, देखिए, सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल है, ध्यान दीजिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है, लाइन बोल रहे हैं, सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिलते हैं। परीक्षा में पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता के किस नगर से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिलते हैं, तो सीधे उत्तर बताइएगा, गोदीवाड़ा के साक्ष्य लोथल से मिलते हैं। ठीक, अगला चलिए और सुनिए। देखिए, गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिलता है। अब ये देखिए, गोदीवाड़ा का आकार क्या है इसको भी जानिए, कभी कभी परीक्षा में पूछ लेगा। गोदीवाड़ा का जो आकार है 214
गुणे 36 गुणे 3.3 मीटर, मतलब 214 मीटर लंबा, 36 मीटर चौड़ा और 3.3 मीटर गहरा यह गोदीवाड़ा था। और विश्व का ज्ञात प्रथम गोदीवाड़ा है ये। जब तक लोथल की खोज नहीं हुई थी तब तक, इससे पहले विश्व की जितनी भी सभ्यताएं थी वहां कहीं पर भी गोदीवाड़ा के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। लोथल से हमको विश्व के प्रथम गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिलता है। ठीक, अगला देखिए। देखिए, आपको बताए थे कि सिंधु सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता की समकालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। मेसोपोटामिया का सभ्यता का जब आप अध्ययन करेंगे, देखिए जैसे आपका सिंधु सभ्यता के जितने नगर थे वो नदियों के किनारे थे, और देखिए जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ है वह नदियों के किनारे हुआ है। आप चाहे सिंधु सभ्यता के जितने नगर देख लीजिए, चाहे हड़प्पा हो, हड़प्पा रावी नदी के तट पे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पे, लोथल भगवान नदी के तट पे, कालीबंगा घग्गर नदी के तट पे, मांडा चिनाब नदी के तट पे, सुतकांगेडोर दास नदी के तट पे, दायमाबाद परौरा नदी के तट पे। उसी प्रकार मेरे बच्चों, जो मेसोपोटामियाई सभ्यताएं थी उनका भी विकास नदियों के किनारे हुआ है, क्योंकि जो जैसे आपके यहाँ विभिन्न नदियों के किनारे बड़े बड़े नगर बसे थे, उसी प्रकार जो मेसोपोटामिया सभ्यता का जो विकास हुआ है वह दजला और फरात नदियों के किनारे हुआ है। यदि दजला और फरात नदी वहाँ नहीं होती तो आज मेसोपोटामिया जैसे किसी सभ्यता का उदय हमको नहीं दिखाई देता। इसी प्रकार मिस्र को तो नील नदी का वरदान बोला जाता है। जो प्रसिद्ध इतिहासकार हेरोडोटस है वह कहता है कि मिस्र जो है वो नील नदी का वरदान है, क्योंकि देखिए मिस्र का जो ज़्यादातर भाग है वह रेगिस्तान है, और यदि मिस्र में नील नदी नहीं होती तो मिस्र में किसी भी प्रकार की सभ्यता का विकास नहीं होता। तो बाद में चर्चा करेंगे। देखिए, जो मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ जो व्यापार होता था, उस व्यापार का जो प्रमुख बंदरगाह था वह लोथल था। इसी लोथल बंदरगाह से मिस्र और मेसोपोटामिया के मध्य समुद्री व्यापार होते थे। ठीक, अब देखिए यहां से क्या क्या सामग्री मिली है। देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है, यहां से 3 युग्म समाधान मिले हैं। आपको बताए थे कालीबंगा से भी युग्म समाधान मिलते हैं, लेकिन 2 मिलते हैं। यहां से 3 युग्म समाधान मिलते हैं, जिसमें स्त्री पुरुष को साथ साथ दफनाया जाता था। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि ऐसा लगता है कि जैसे लोथल में सती प्रथा विद्यमान थी, लेकिन मेरे बच्चों कोई जरूरी नहीं है कि पति पत्नी के ही समाधान रहे हों, ये भाई बहन के भी समाधान हो सकते हैं, भाई बहन के भी हो सकते हैं। तो ऐसे किसी बात को नहीं माननी है, बस ये दिमाग में रखिएगा। यहां से 3 युग्मित समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। तो 3 युग्मित समाधान के साक्ष्य, गोदीवाड़ा का साक्ष्य और समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र भगवा नदी के तट पे स्थित, खोज किसने किया? एसआर राव ने। ये बात दिमाग में रखिएगा। और देखिए क्या क्या मिलता है, हाथी दांत से निर्मित पटरी के साक्ष्य। पटरी समझ रहे हैं ना, तो पैमाना होता है। हाथी दांत से निर्मित पटरी के साक्ष्य। और सुनिए, निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्थान गृह का एक समूह मिलता है। मतलब जो स्थान गृह बनाया गया है, जो बाथरूम जिसको आप कह सकते हैं, वह 12 बाथरूमों को एक साथ बनाया गया है, एक समूह मिलता है। 12 बाथरूम एक साथ वहां निर्मित किए गए हैं। वह उसका मुख्य उपयोग जो करते थे स्थान गृह के रूप में करते थे। और वह जो स्थान गृह था उसका जो फर्श था वह फर्श का नाम है पक्की फर्श बनाया गया था। और स्थान गृह से जो पानी निकलता था उसके लिए मेरे बच्चों नालियों की व्यवस्था की गई थी। तो नालियों की व्यवस्था उसमें की गई थी। इसीलिए निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्थान गृह का एक समूह कहां से मिलता है? लोथल से मिलता है। तो बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से इसको पढ़िए, नोट करिए। और देखिए मेरे बच्चों, लोथल से क्या क्या सामग्री मिलती है नोट करिएगा। देखिए लोथल से अनाज पीसने की चक्की के प्रमाण मिलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अनाज पीसने की चक्की के प्रमाण मिलते हैं। और तांबे से निर्मित बत्तख, खरगोश, कुत्ता एवं वृषभ की मूर्ति के प्रमाण मिलते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण है। और सुनिए अगला,
रंगाई कुंड के प्रमाण मिलते हैं। इसका मतलब जो लोथल वासी थे, लोथल के निवासी थे, वो कपड़ों को रंगने की विधा को जान गए थे। और चावल के दाने का साक्ष्य मिलता है, बाजरे का साक्ष्य मिलता है। एक और साक्ष्य जो परीक्षा में खूब पूछा जाता है, एक मृदभांड पर, एक बर्तन पर जो पंचतंत्र की कहानी है, विष्णु शर्मा ने जो पंचतंत्र लिखा है, पंचतंत्र की कहानी पे जो चालाक लोमड़ी वाला जो एक कहानी है, उसका अंकन, चालाक लोमड़ी का अंकन, पंचतंत्र कथा की चालाक लोमड़ी का अंकन एक मृदभांड पे हुआ है। वो मृदभांड कहां से मिला है? लोथल से मिला है। बड़ा महत्वपूर्ण है, सारे फैक्टों को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। सारे इसमें परीक्षा उपयोगी सारे महत्वपूर्ण फैक्ट हम आपको यहाँ समझा दिए, बता दिए। अगला हम चर्चा करें, हाँ एक चीज और देखिए, भूल गए थे, आप समझिएगा। जो लोथल है, आपको बताए थे जब विस्तार पढ़ा रहे थे, लोथल जो है वह खंबात की खाड़ी में स्थित है। लोथल का जो लोकेशन है वह खंबात की खाड़ी में है, जबकि जो धौलावीरा है वह कच्छ के रण में है। ठीक, आगे हमारा जो स्थल है कौन सा है? वह धौलावीरा है मेरे बच्चों। देखिए धौलावीरा जो स्थल है यह भी गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी खोज 1967-68 ईस्वी में जेपी जोशी महोदय ने किया था। कहां स्थित है? गुजरात के कच्छ जिले में है। आपको फिर से इसको अपनी बात को दोहरा रहे हैं, जो लोथल है, जो धौलावीरा है, वह कच्छ के रण में स्थित है और गुजरात के कच्छ जिले में भी स्थित है। इसकी खोज जेपी जोशी ने किया था। कब किया था? 1967-68 ईस्वी में। इसका उत्खनन कार्य किसने कराया? आर.एस. बिष्ट ने। परीक्षा में पूछा जाता है कि धौलावीरा की खोज किसने किया था, तो धौलावीरा का जो खोज है मेरे बच्चों वह जेपी जोशी ने किया था। इसका उत्खनन कार्य आर.एस. बिष्ट ने कराया था। देखिए जो धौलावीरा है, ये धौलावीरा जो नगर था, देखिए बड़ा मतलब देखिए ये ऐसी इस नगर की विशेषता थी, इसीलिए यहां से प्रश्न बनते हैं। पहली बात, यह एक आयताकार नगर था। जो धौलावीरा था आयताकार नगर था। और देखिए सबसे बड़ी बात, यह 3 भागों में विभाजित था, दुर्ग, मध्यम नगर एवं निचला नगर। अभी आपको जो पढ़ा रहे थे, हड़प्पा सभ्यता के जो ज्यादातर नगर हैं, हम बताए थे ना, 2 भागों में विभाजित थे, एक पश्चिमी भाग, एक पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग या पश्चिमी टीला, पूर्वी भाग या पूर्वी टीला। और ये भी आपको बताए थे कि पश्चिमी वाले भाग में समाज का विशेषाधिकार संपन्न वर्ग निवास करता था, क्योंकि पश्चिमी वाले भाग का ही चारों तरफ से किलेबंदी की गई थी। जबकि जो पूर्वी भाग था वहां श्रमिक लोग निवास करते थे और वह थोड़ा सा निचला नगर था, उस स्थान की किलेबंदी नहीं की गई थी। लेकिन अब धौलावीरा के बारे में सुनिए। धौलावीरा यह आयताकार नगर था, यह 2 भागों में नहीं 3 भागों में विभाजित था। इसका मतलब ये 3 भाग कौन कौन से? एक दुर्ग था, थोड़ा से इसका दुर्गीकरण किया गया था, एक मध्यम नगर था, एक निचला नगर था। इसका मतलब दुर्ग वाले भाग में शासक वर्ग रहता था, मध्यम नगर वाले भाग में जैसे व्यापारी या जो समाज के थोड़ा से विशेषाधिकार संपन्न वर्ग थे वो रहते थे, और जो निचला नगर था वह श्रमिकों का निवास स्थान था। मतलब सामाजिक विभेदीकरण अब प्रारंभ हो गया था और वो उसका फैलाव और ज्यादा होने लगा था। तो धौलावीरा से हमको 3 नगर का विभाजन देखने को मिलता है, एक दुर्ग, एक मध्यम, एक निचला नगर। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, क्या क्या साक्ष्य मिलता है? श्वेत पाषाण से निर्मित, सफेद रंग के पत्थर से निर्मित पाषाण स्तंभों के अवशेषी दुर्ग के प्रमाण मिलते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण है, पूछा जाता परीक्षा में, पाषाण स्तंभ के दुर्ग के प्रमाण कहां से मिलते हैं? कहां से मिलता है? धौलावीरा से मिलता है। तो इसके प्रमाण मिलते हैं, यह शैलकृत स्थापत्य का प्राचीनतम उदाहरण है। यह जो सफेद रंग के पत्थर से जो पाषाण स्तंभों का प्रमाण धौलावीरा से मिलता है, यह पत्थर, यह शैलकृत मतलब पाषाण स्थापत्य का प्राचीनतम उदाहरण है, इसलिए परीक्षा में खूब पूछा जाता है। ठीक, अगला फैक्ट है, यहां से मेरे बच्चों देखिए जो नवीन खोज हुई है, जो नवीन उत्खनन हुआ है, यहां से पुरातत्ववेत्ताओं को खगोलीय पर्यवेक्षणशाला के भी प्रमाण मिलते हैं। इसका मतलब जो मांडा के, जो धौलावीरा के जो निवासी थी, उनकी भूगोल में रुचि थी।
क्योंकि उसी से अपने खगोलीय पर्यवेक्षणशाला का प्रयोग करते थे। या तो समय के ज्ञान के लिए करते रहे होंगे, या तो मौसम के से संबंधित ज्ञान के लिए करते रहे होंगे। लेकिन खगोलीय पर्यवेक्षणशाला मिलने का मतलब है कि धौलावीरा के निवासियों का रुचि भूगोल में भी होने लगी थी, उससे भी परिचित होने लगे थे। और सुनिए अगला, देखिए महत्वपूर्ण यह भी है, सैंधो लिपि के 10 बड़े अक्षरों के साक्ष्य। ध्यान लीजिएगा, देखिए मिल रहा है सैंधो लिपि, जो कि क्या है, चित्रात्मक है। कितने अक्षर हैं, 400 अक्षर हैं, परीक्षा में पूछा जाता है। सैंधो लिपि के 10 बड़े अक्षरों के साक्ष्य, जिसे सूचना पट्ट अभिलेख की संज्ञा दी जाती है। पूछा जाता है परीक्षा में, सूचना पट्ट अभिलेख की प्रमाण कहां से मिलते हैं, सूचना पट्ट अभिलेख कहां से मिलते हैं, कहां से मिलते हैं मेरे बच्चों, धौलावीरा से मिलते हैं। ध्यान करिएगा। और सुनिए, देखिए धौलावीरा से एक ऐसी संरचना मिली है जो सीढ़ी नुमा है। तो लोगों ने अनुमान लगाया कि जो सीढ़ी नुमा संरचना है, जैसे एक ग्राउंड है, एक मैदान है, उसके किनारे किनारे सीढ़ी नुमा संरचना मिली है। तो ऐसी जो संरचना होती है, जैसे लगता है कि किसी स्टेडियम का साक्ष्य है। तो लोग कहते हैं कि धौलावीरा से स्टेडियम के साक्ष्य के भी प्रमाण मिलते हैं। इसका मतलब कि जो धौलावीरा के निवासी थी, खेल कूद में भी उनकी रुचि थी, इसीलिए स्टेडियम के साक्ष्य मिल रहे हैं। और देखिए यहां से मेरे बच्चों आपको बताए थे कि जो धौलावीरा है, जो धौलावीरा का जल प्रबंधन व्यवस्था थी, संपूर्ण विश्व में सर्वश्रेष्ठ थी। अब इसके आपका एविडेंस लेंगे। देखिए इतिहास का जो एक लाइन हम बोलते हैं, उसके पीछे मेरा एविडेंस होता है, हम ऐसे कुछ भी नहीं बोलते हैं उसका। देखिए अब देखो साक्ष्य आपको दे रहे हैं, क्योंकि जो धौलावीरा से एक लंबे तालाब का साक्ष्य मिलता है, और उस तालाब कितना उसका आकार क्या है, तालाब का 80.4 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा और 7.5 मीटर गहरा लंबे तालाब का साक्ष्य मिलता है। और देखिए इसमें क्या होता था, वर्षा के पानी को एकत्र करने की व्यवस्था की गई थी। इस तालाब का इसीलिए निर्माण किया गया था कि इसमें वर्षा के पानी को एकत्र किया जाए, क्योंकि वर्षा के पानी को एकत्र करने के लिए इसमें 24 गुणे 17 मीटर लंबा जलमार्ग बनाया गया था। एक जलमार्ग बनाया गया था, उसी जलमार्ग से वर्षा का पानी इसमें आके तालाब में इकट्ठा होता था। और मेरे बच्चों यह जो तालाब है, यह उन्नत जल प्रबंधन का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसीलिए कहा जाता है धौलावीरा की जो जल प्रबंधन व्यवस्था थी, संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता या संपूर्ण विश्व की सभ्यता में सर्वश्रेष्ठ थी। यही उसका प्रमाण है। जो लंबे तालाब का साक्ष्य मिल रहा है, यही बताता है कि वहां की जो जल प्रबंधन व्यवस्था थी सर्वश्रेष्ठ थी। ठीक, याद कर लीजिएगा। और क्या क्या यहां से मिलता है, नेवले की मूर्ति मिलती है, ठीक है, घोड़े की कला मूर्तियां मिलती हैं, मतलब घोड़े से परिचित थे लोग, नेवले से भी परिचित थे। ठीक, तो इतनी महत्वपूर्ण सामग्री मिलती। देखिए परीक्षा के दृष्टिकोण से लोथल से, धौलावीरा से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे बच्चों। अगला जो हमारा स्थल है राखीगढ़ी है, महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। बस महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिएगा। भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, और यह हरियाणा के जींद जिले में स्थित है। इसका खोज सूरज भान ने किया था 1969 ईस्वी में, और यह घग्गर नदी, इस जो पहले इसको सरस्वती नदी के नाम से संबोधित करते थे, उसी नदी के किनारे है। तो महत्वपूर्ण है, राखीगढ़ी हरियाणा के जींद जिले में स्थित है। खोज सूरज भान ने किया था, कब, 1969 में। और दूसरी बात कि भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, और इसका उत्खनन कार्य 1997 से 99 के बीच में हुआ, और किसने कराया, अमरेंद्र नाथ ने। महत्वपूर्ण है, इसको याद करिएगा। अब देखिए अगला जो स्थल है हरियाणा का ही हमारा, वो बनौली है। बनौली महत्वपूर्ण स्थल है, यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, महत्वपूर्ण है। और इसकी खुदाई किसने किया था, RS बिष्ट महोदय ने किया था। पूछा जाता कभी भी मिला, देखिए कभी कभी मिलान को दे देगा, लोथल दे दिया एक साइड में, बाएं साइड में लोथल लिख दिया, सुतकांगेडोल लिख दिया, हड़प्पा लिख दिया, और मोहनजोदड़ो लिख दिया। दूसरी साइड में
उनकी उत्खननकर्ता के नाम लिख दिया। अब पूछेगा इनमें से कौन सा सही है, कूट दे देगा ABCD ACBD। तो इसको याद करिएगा, जो हम बता रहे हैं खोजकर्ता और उत्खननकर्ता दोनों के नाम याद होने चाहिए। नहीं तो परीक्षा में जब परीक्षा के प्रश्न को कठिन बनाना होता है तो इसी तरह के कूट वाले प्रश्न परीक्षा में दिए जाते हैं। यही प्रश्न आपकी मेरिट का निर्धारण कर देते हैं। आपकी परीक्षा में इन होना है कि आपको आउट करना है, ऐसे ही प्रश्न कर देंगे। सामान्य प्रश्न तो सभी लोग सही कर देते हैं। ठीक, देखिए अगला, हाँ देखिए, बनौली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसका खुदाई किसने किया था? RS बिष्ट महोदय ने किया था। और यहां से क्या मिलता है मेरे बच्चों? जौहरी की आवास का साक्ष्य मिलता है। मतलब एक ऐसे भवन या आवास या मकान खोजे गए हैं जैसे लगा कि वह जौहरियों का आवास था। वो लोग अपना काम करते रहे होंगे, वहां से कुछ जैसे साक्ष्य मिले होंगे, इसीलिए जौहरियों की आवास का साक्ष्य मिला है। और देखिए मिट्टी का बना हल मिलता है बनौली से, बड़ा महत्वपूर्ण परीक्षा पूछा जाता है। मिट्टी के हल के प्रमाण कहां से मिलते हैं? बनौली से मिलते हैं। और अग्निकुंड के भी साक्ष्य के प्रमाण मिलते हैं। ठीक, अग्निकुंड का प्रमाण कहां मिला था बताइए? कालीबंगा से मिला था। और बनौली से भी इसके प्रमाण मिलते हैं। अगला जो हमारा स्थल है वह है सुरकोटदा। यह भी गुजरात में स्थित है। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। और इसका उत्खनन कार्य किसने किया था? जगपति जोशी ने किया था। ठीक है, जगपति जोशी ने उत्खनन कार्य किया। कच्छ के रण में स्थित है। और यहां से घोड़े की हड्डी मिलती है, घोड़े के अस्थि पंजर के प्रमाण मिलते हैं मेरे बच्चों। यहीं से कलश समाधान के भी साक्ष्य मिलते हैं। सुरकोटदा से कलश समाधान, घोड़ी की हड्डी, इसका खोज किसने किया था? जगपति जोशी ने। परीक्षा में पूछा जाता है सुरकोटदा कहाँ स्थित है? खंबात की खाड़ी में स्थित है कि कच्छ के रण में है? तो यह कच्छ के रण में है। उसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा कि लोथल कहाँ स्थित है या धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो बताइएगा जो लोथल है मेरे बच्चों वह खंबात की खाड़ी में है और जो धौलावीरा है वह कच्छ के रण में है। ठीक, अगला जो देखिए महत्वपूर्ण स्थल है, देखिए एक स्थल को परीक्षा में पूछा जाता है सूतकांगेडोर। आपको जब बता रहे थे सिंधु सभ्यता की उत्तरी दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी जब सीमा बता रहे थे उसमें हम चर्चा किए थे, फिर से अपने आप को दोहरा दे रहे हैं। जो सूतकांगेडोर है वह मेरे बच्चों बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, दास्क नदी के तट पे है। ठीक, एक फैक्ट है, याद करिएगा, दास्क नदी के तट पे है। खोज किसने किया था? परीक्षा में पूछा जाता है सूतकांगेडोर का। देखिए जो पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी स्थल हैं इनके खोजकर्ता के नाम आपकी जबान पे याद होना चाहिए। दूसरी बात, यह खोजकर्ता के नाम जबान पे याद होना चाहिए और किस नदी के तट पे हैं ये दिमाग में हमेशा रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में मिलान के लिए पूछता है। तो सूतकांगेडोर दास्क नदी के तट पे स्थित है, बलूचिस्तान में स्थित है। इसका खोज 1927 ईस्वी में RL स्टाइल महोदय ने किया था। और महत्वपूर्ण इसलिए है कि आपके हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है और यह भी एक बंदरगाह नगर था। ठीक, उसी प्रकार दैमाबाद भी महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है और यह गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी के तट पे स्थित है, उसके बाएं तट पे स्थित है। और मेरे बच्चों यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है, दिमाग में रखिएगा। इसी प्रकार मांडा है वो मेरे बच्चों जम्मू के अखनूर जिले में चिनाब नदी के दाहिने तट पे स्थित है। इसका खोज 1962 ईस्वी में JP जोशी महोदय ने किया था। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह सैंधो सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। यहां से क्या मिला है? हड्डी के नुकीले बाण के साक्ष्य मिले हैं। इसी प्रकार आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर आपको बताए थे मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पे स्थित है। इसका खोज 1958 में भारत सेवक समाज ने किया था और इसका उत्खनन कार्य किसने कराया था? यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। सैंधो सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, हिंडन नदी के तट पे है और यहाँ से क्या मिलता है? रोटी बेलने का चौका या चौकी के प्रमाण मिलते हैं और सूती कपड़ों का साक्ष्य मिलता है। मेरे बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। अभी कुछ और स्थल बचे हुए हैं, उसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। आप लोग खूब पढ़िए। धन्यवाद।